हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी यानी कि इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र, जो मैं आपको करा रही थी, जिसमें हमने 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए थे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाए। पहले आप उन्हें देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा किस प्रकार से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और किस प्रकार से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है आपका टॉपिक आज? टॉपिक 5। टॉपिक 5 क्या है आपका? चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट, एरर एंड डिसऑर्डर। आइए, जैसे कि आपके सामने ये रहा पूरा का पूरा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिलेबस, जिसमें हमने 4 टॉपिक कर लिए थे, टॉपिक वाइज कर लिए थे। यहाँ एक फोर क्या था? रूल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज़। यहाँ तक रूल क्या होते हैं ग्रामर के, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेटिव आइडियाज़ के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 5, जो कि आपके चैलेंज कौन कौन से आते हैं टीचिंग लर्निंग में या फिर डाइवर्स क्लास में, चाहे वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट, एरर एंड डिसऑर्डर हो, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए, नोटबुक निकालिए और अपना आज का टॉपिक डालिए। आज का टॉपिक क्या है? क्या है आपका टॉपिक? मैंने क्या बताया था आपको? चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट्स, एरर्स एंड डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि जो आपकी चुनौतियाँ आती है पढ़ाते समय अलग अलग बच्चों को, क्योंकि आपकी क्लास में क्या है? डाइवर्स क्लासरूम, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। ओके, जैसे कि हम सभी को पता है हमारा भारत देश विविधताओं से भरा है। मतलब आइए देख लेते हैं क्या है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया यूज़ अ नंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। क्या यानी कि भारत देश हमारा ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया यूज़ अ नंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है कोस पर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा भारत देश क्या है? अलग अलग मेजॉरिटी और भाषाओं का इस्तेमाल करने का। तो उसी प्रकार से आगे क्या लिखा है? क्लासरूम इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर टीचर्स। टीचर्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस विद ऑल चैलेंज विल मीट इन देयर वर्क। क्या यानी कि क्लास में जो आपकी कक्षा है जिसमें आप पढ़ाते हो, तो उसमें जो टीचर्स के सामने चुनौतियाँ आती है उसके काम के दौरान उसको फेस करने के लिए या फिर दूर करने के लिए या उस चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए या प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ताकि हम उसे दूर कर सकें और बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से और नज़दीक ला सके। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये कौन से चैलेंज आते हैं हमें पढ़ाने के दौरान क्लासरूम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए देख लिए क्या लिखा है। मेजर चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश कौन से होते हैं? फर्स्ट, सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवर क्राउडेड क्लासरूम। अवर क्राउडेड क्लासरूम क्या होता है? इसका मीन्स क्या है? अवर क्राउडेड क्लासरूम से नाम से ही पता चल जाता है कि आपकी क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे होने के कारण टीचर के सामने कभी न कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सभी को पता है एज अ प्राइमरी स्टेज पर 30:1 से वही अपर प्राइमरी स्टेज पर 35:1 हो जाते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर्स और अपर प्राइमरी स्टूडेंट पर 35:1, तो ये गुड रेशो माना जाता है। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया वो अच्छी होगी। लेकिन आप सभी को पता है ये हमारा क्या है? भारत देश है। वो क्लासरूम में ओवर क्राउडेड बच्चे, इसकी क्लासरूम में क्या होने चाहिए? क्या है?
ओवर क्राउडेड बच्चे होते हैं, 30 या 35 तो होते ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे इस चैलेंज को कम करा जा रहा है। जहाँ पर पहले एक क्लास में 65 अबव बच्चे हुआ करते थे, वहाँ पर 40 या 45 आकर रुक चुके हैं। अभी भी ये नहीं कह रही हूँ, अभी भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो काफ़ी अच्छा नंबर्स है, क्योंकि जो हमारे NCF ने बोल रखा है वो 30:1 पर 35:1 पर होना चाहिए। अगर ये रेशो है तो हमारी क्लासरूम का ओवर क्राउडेड रेशो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रखा है। Generally reduce the teacher's ability to teach English effectively and pay personalized attention to learner। कहने का मतलब है कि जब आपकी क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जो कि रेशो मैंने आपको बताया है, तो एक टीचर्स की एबिलिटी होती है बच्चे को सीखने की, या इफ़ेक्टली मीन्स एक प्रभावपूर्ण सही तरीके से एक टीचर्स की एबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि 40 या 45 बच्चों के अंदर आप एक एक बच्चे को अटेंशन वाइज या अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है ओवर क्राउडेड बच्चे नहीं होने चाहिए, ताकि टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा सके। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा ओवर क्राउडेड क्लासरूम। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लैक ऑफ स्टूडेंट मटेरियल। अब देख लेते हैं लैक ऑफ स्टूडेंट मटेरियल क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो कि बिल्कुल बेसिक मटेरियल होते हैं जैसे कि हमारा पाठ्यक्रम, बुक, नोटबुक होंगे, या क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, डस्टर का होना, कुछ बेसिक मटेरियल है जो कि होने चाहिए। क्या लिखा है देख लेते हैं। इट्स अनदर चैलेंज फॉर इंग्लिश टीचिंग in India. This is generally true in remote area and village where at time course। यानी कि जो हमारी एक और समस्या है भारत में, वो पढ़ाने की है। कहने का मतलब है जहाँ पर हमारा पढ़ाने का जनरलाइज रिमोट एरिया में या विलेज गांव है, उन एरियो में आज भी स्टडी मटेरियल जो मैंने बताए हैं आज भी ना होने की समस्या है। बुक का ना होना, डस्टर का ना होना, चौक का ना होना, कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे क्षेत्र में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आज जहाँ पर स्टडी की कमी होगी, आप वहाँ पर आप कैसे पढ़ा सकते हो? ओके, स्टडी मटेरियल की कमी होगी तो वहाँ पर आप कैसे पढ़ा सकते हो? ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लुएंटी रीडिंग्स हैबिट्स। फ्लुएंटी रीडिंग्स हैबिट क्या होती है आपकी? यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उसमें गलत सलत पढ़ा रहे हो, तो फ्लुएंटी भी कहीं ना कहीं चैलेंज उत्पन्न करती है, क्योंकि आप सभी को पता है गलत पढ़ाओगे तो लिखोगे भी गलत। यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ से दो चीज़ इफ़ेक्ट होगी और आने वाली चीज़ भी इफ़ेक्ट होगी। इसलिए फ्लुएंटी रीडिंग हैबिट जो होती है वो टीचर के लिए एक चैलेंज का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को उसे ठीक करना है, ठीक करने के साथ साथ मौखिक या राइट के लिखने की क्षमता को भी ठीक करेगा। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, amongst learners pose a major challenge for teachers who have to teach English to them। कहने का मतलब है यानी कि ये भी आपका एक लंबे समय या काफ़ी अरसे या मेजर चैलेंज की एक चुनौती है जो टीचर्स के सामने आती है बच्चे के दौरान गलत सलत पढ़ने। जैसे कि आप सभी को पता है, some student read by putting fingers on the words which hence their concentrations। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट बच्चों के शब्दों के ऊपर फिंगर रखकर पढ़ते हैं, उंगली रखकर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब पढ़ते हैं। ये नहीं कह रही कि ये गलत है, मैं ये बोल रही हूँ कि जब फिंगर को रखकर पर पढ़ते हैं तो केवल वर्ड पर ही ध्यान देते हैं, उनके मतलब पर ध्यान नहीं देते। अधिकतर उनका मन जो है वो उस पर ही कंसंट्रेशन रहता है कि लिखा क्या है, और वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहते हैं। तो केवल वो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे, इसलिए उनका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाता है। ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज है फ्लुएंटी रीडिंग्स हैबिट्स इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश टीचर्स के अंदर। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा फ्लुएंटी रीडिंग्स हैबिट्स क्या होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्लुएंटी ऑफ रीडिंग्स क्या होती है। सम चिल्ड्रन, ये क्या होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
स्कूल्स एनवायरनमेंट क्या होता है? आप सभी को पता है हमारे विद्यालय का जो वातावरण है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी भाषा को सीखने सिखाने के लिए। अगर वो एकदम से इनको फ्रेंडली मिले तो फ्रेंडली व्यवहार का हमारे वातावरण में बहुत असर पड़ता है या अवसर प्रदान करता है इंग्लिश सीखने के लिए। जो जल्दी सीखोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इट शुड बी लर्नर्स फ्रेंडली। कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी चीज़ में फंस जाए तो वो तुरंत उठकर पूछ सके। ओके, ये क्या लिखा है आगे। द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स इन न्यू अ फंक्शनल एनवायरनमेंट एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव। ताकि बच्चे किसी भी चीज़ मतलब कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश टीचिंग के अंदर, यानी कि जब आप इंग्लिश लर्निंग को पढ़ा रहे हो या नए एनवायरनमेंट की आवश्यकता या फंडामेंटल एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चे को सीखने पर जोर दिया जाता है, जिस तरीके से बच्चा सीख सकता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप बच्चे को सिखा रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें बच्चे में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा क्या होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट होता है लर्निंग एबिलिटीज़। लर्निंग एबिलिटीज़ क्या होती है देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लर्निंग या अधिकर्ता या बच्चे होते हैं उनकी एबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी फोकस होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास में बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आल्सो इफ़ेक्ट टीचिंग्स ऑफ इंग्लिश। क्या मतलब यानी कि ये चीज़ भी जो है ये भी कहीं ना कहीं सीखने पर काम करती है इंग्लिश भाषा को। कुछ बच्चे आराम से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं और कुछ बच्चे औसत गति से सीख लेते हैं। तो वे बच्चे आगे की तरफ जा सकते हैं और टीचर भी आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन टीचर्स ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको उन्हें भी सिखाना चाहिए जो पीछे रह गए हैं। तो काफ़ी कहीं ना कहीं टीचर्स को अपने ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाने पड़ते हैं, उन चीज़ों को रोककर जहाँ पर जल्दी सीख जाते हैं और जो नहीं सीख पाते उन्हें आगे की तरफ ले जाते हैं। वो लर्नर की एबिलिटी भी इंग्लिश टीचिंग पे इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि आगे लिखा है, टू adjust one teaching according to diversity in learners ability is a major challenge। यानी कि जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अधिगमकर्ता के अंदर अलग अलग प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया है कि ये 3 प्रकार से है। औसत, निम्न, हाई एबिलिटी वाले बच्चे, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसके अनुसार हमारे पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को कहीं धीमी या कहीं तेज़ करना पड़ता है। ये भी आपका कहीं एक मेजर चैलेंज है लर्निंग एबिलिटी टीचर्स के सामने, कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए कि कुछ फ़ायदा हो किस चीज़ को रोकने में। ओके, साथ साथ ही देख लेते हैं, सम चिल्ड्रन सफ़र फॉर क्रोनिडलनेस डिसबिलिटीज एंड सम आर हैंडीकैप्ड। कहने का मतलब क्या है, जैसे यानी कि कुछ बच्चे सफ़र कर रहे हैं क्रोनिकलनेस मीन्स बीमारी जो लंबे समय तक चल सकती है, जैसे कि कैंसर, और कुछ प्रकार की डिसबिलिटी जैसे कि डिसकैल्कुलिया डिसएबिलिटी, या कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं। इसमें सारे प्रकार के बच्चे आते हैं कि व्हील चेयर का प्रयोग, या फिर आँख से कुछ बच्चे नहीं देख पाते, पैर से तो इन बच्चों को भी साथ लेकर टीचर्स को चलना चाहिए। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है आज की वीडियो का। क्या होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है, द अब ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं तो उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेशंस में देखकर बनाया जाता है, उसमें एग्ज़ाम को देखकर नहीं बनाया जाता। ये ध्यान नहीं रखा जाता कि बच्चे की एबिलिटी को देखकर, बल्कि उसके एग्ज़ाम ऑफ व्यू को देखकर ओरिएंटेड। तो ये भी आपका मेन चैलेंज होता है, टीचर्स के लिए उत्पन्न करता है। ओके, आगे क्या लिखा है, द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग दिस सिलेबस वाइज क्रिएट होली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू।
यानी कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू की जो टीचिंग लर्निंग है उसका पूरा का पूरा उसे क्या करता है, पूरा का पूरा क्रिएट किया जाता है। जब उसको बनाया जाता है तो किसके ऊपर फोकस किया जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखकर बनाया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, उसमें एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंटेंट डज नॉट फोकस ऑफ रेसिंग द लेवल ऑफ कम्युनिकेटिव कम्पेटेंस। कहने का मतलब है आपका कि जो भी आपकी कम्युनिकेटिव होती है या जो हमारा कम्युनिकेशंस होता है तो उसके ऊपर ये कभी भी फोकस या फोर्स नहीं करते, केवल ये एग्जामिनेशन पॉइंट के ऊपर ही फोकस करते हैं। किस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार सिलेबस बनते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज का कंटेंट तैयार किया जाता है। ओके, तो ये आपका एक मेन पॉइंट है। कहीं ना कहीं सामना करना पड़ जाता है किसी चीज़ का टीचर्स को चैलेंज के ऊपर। ओके, ये थे आपके चैलेंज जो कि आपको मैंने डिफरेंट वे में बता दिए हैं। आइए आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिएगा।